Market Mantra brought to you by National Stock Exchange। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stocks logged modest gains amid mixed global cues. Sensex closes at 60,617 points, while Nifty ends at 18,056 points. Rupee appreciates to deal below 74 rupees per US dollar mark. मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार सामान्य बढ़त में रहे। सेंसेक्स 60,500 के ऊपर और निफ्टी 18,000 के ऊपर हुए बंद और रुपया डॉलर के मुकाबले तेजी दर्ज करता हुआ 74 रुपये प्रति डॉलर के स्तर से नीचे आ गया। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, जहां मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में आज सामान्य बढ़त दर्ज हुई। सेंसेक्स फिर 60,500 के ऊपर पहुंच गया और निफ्टी 18,000 के स्तर को पार कर गया। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.37% की वृद्धि से 221 अंक बढ़कर 60,617 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.29% की तेजी से 52 अंक बढ़कर 18,056 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन सेंसेक्स के मुकाबले कम अच्छा रहा और बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक बिना किसी खास बदलाव के बंद हुए। मिड कैप सूचकांक में 0.01% की मामूली वृद्धि दर्ज हुई और स्मॉल कैप सूचकांक 0.15% बढ़कर बंद हुआ। Sensex and Nifty today witnessed modest gains. Both stock indices added amid mixed global cues. Sensex regained the 60,500 mark, while the Nifty finished above the 18,000 level. BSE Sensex rose 221 points, 0.37% to close at 60,617. The NSE Nifty also added 52 points, 0.29% to settle at 18,056. In the broader market at the BSE, the mid-cap and the small-cap indices closed almost flat, underperforming the Sensex. Mid-cap index added 0.01% and the small-cap index ended 0.15% up. In the Sensex pack, shares of 16 companies climbed, while 14 fell. HCL Tech was the top gainer as it surged 4.3%, followed by HDFC, which gained 1.9%. Tech Mahindra climbed 1.3% and TCS rose 0.9%. On the other hand, Tata Steel plunged 3.3% and Bajaj Finance fell 0.8%. ITC declined 0.7% and Kotak Bank slipped 0.6%. In sectoral indices, 13 out of the 19 sectors climbed. Power sector was the top gainer as it rose 1.8%, followed by utilities, which climbed 1.7%. On the other side, metal index tumbled 2.8% and basic materials index plunged 0.9%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,914 companies gained, while 1,531 fell. Shares of 68 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 13 पैसे मजबूत होकर 74 रुपए के स्तर से नीचे 73 रुपए 91 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख वैश्विक मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.07% की मंदी से 95.93 पर था। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं
वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्र में। उदयन, आप हमें सुन पा रहे हैं? उदयन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद अभी हमारा कुछ टेक्निकल रीजन से संपर्क उनसे स्थापित नहीं हो पाया है। अर्जुन, आपसे अगर मैं डिस्कस करूं तो सेंसेक्स में इस वर्ष एक बहुत ही शानदार शुरुआत हुई। अभी तक जो 7 सेशंस हुए हैं उसमें से 6 में हमने देखा है कि सेंसेक्स में उछाल आया है, 2000 से अधिक का उछाल आया है। तो ऐसा लगता है कि जो पिछले वर्ष के अंत में हम एक मंदी का माहौल देख रहे थे उसमें कुछ रिवर्सल हुआ है, बट अभी भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिस पर ये डिपेंडेंट रहेगा। Well, on Money Matters, Sonu, Udayan had referred to the mutual fund buying interest for the month of December, which is at an all-time high of 25,000 crore rupees. And even up till yesterday, the mutual funds were the net buyers in the market. So it has been bullish even at the end of the calendar year. It has been bullish at the beginning of the new year as well. So it is a bull market and it's a buyer's market right now. The sellers are clearly reaping in profits in this particular market. And interesting चीज ये है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, FIIs, FPIs, वो भी वापस लौट आए हैं भारतीय बाजार में एज नेट बायर्स नए कैलेंडर ईयर की शुरुआत से। सो ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है हमारे बाजार के लिए। हालांकि ये भी जरूर है कि जैसे आपने बोला, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अब बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे बाजार में और FPIs पर निर्भरता शायद कुछ कम है। और अब हमारे साथ फिर शायद संपर्क जुड़ा है उदयन जी से। उदयन, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपसे सुन पा रहा हूँ। उदयन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। और हमारा पहला प्रश्न यही होगा, जैसे हमने अभी पढ़ा कि सेंसेक्स में आज भी तेजी थी, पिछले 7 दिनों में 6 दिन तेजी रही है। कैसे देखते हैं आप बाजार के अभी के सेंटिमेंट को और आगे क्या रुख देखते हैं? सोनू, इसमें सबसे पहली बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि लोगों की काफी उम्मीदें हैं, पॉजिटिव उम्मीदें हैं। कल से जो रिजल्ट शुरू होंगे और जैसे कि हम जानते हैं कि बड़े बड़ी कंपनियों की शुरुआत दौर में रिजल्ट आने वाले, स्पेशली IT में, और उस पॉजिटिव जो उम्मीद है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऑल्दो आप देखेंगे कि इसका कॉन्ट्रास्ट ग्लोबली जो इन्फेक्शंस हैं उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, पर क्योंकि इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स अभी भी पॉजिटिव हैं और बेसिकली मार्केट ये उम्मीद कर रही है, इससे यही आंका जा सकता है कि ये जो करंट सिचुएशन है उसका कोई लंबा चौड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमिक रिकवरी और मार्केट मूवमेंट पे नहीं होगा। Udayan, we're talking about the FII, DII participation. DIIs clearly have been net buyers for both December and January. But today we've seen FII participation also. It's provisional data where they're net buyers in the equity market to the tune of 2,940 crore rupees. So where are they sourcing this kind of funding from, especially with fears that the Federal Reserve will raise the rate of interest, they will stop buying debt securities, they will reduce, in fact they will bring up tapering before the planned date of May. So how is it that the hedge funds and the FPIs are able to still buy into the market? Well, Arjun, if you remember in December, they had actually moved out. They had sold a lot of their investments. So that is, of course, par for the course, because they would have been booking profits and they wanted to show the numbers for their financial year. But coming back, so when you draw down, I mean, when you're booking profits, then of course you would on a relative scale you would find the same investments a little more interesting, basically buying on dips. And of course, Arjun, while these changes that you mentioned, they are going to play a very, very important role. But these are all tactical plays. At the moment, they probably are finding Indian market very interesting, and maybe somewhere like China not as interesting.
simply because of some of the health-related issues that have just come up out there. So it's a pure tactical play that would be happening at the moment. But yes, during the course of the year, some of the factors that you mentioned, the Fed rate hike, reducing the bond purchases, and Arjun, let's not also forget, the Fed is going to taper off or finish off their bond purchases program, but their balance sheets will continue to remain very large. And that's a huge amount of cash that has been pumped into the system, and that will continue to make its presence felt. So आज जो जेरोम पॉवेल की टेस्टिमनी होनी है वहां के सेनेट बैंकिंग कमेटी के सामने, आपको उस पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। आपको लगता है कि इसमें शायद ओमिक्रॉन को देखते हुए थोड़ा सॉफ्टर अप्रोच ले यूएस फेडरल रिजर्व? देखिए सोनू, उनको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा, ये मेरी निजी राय है, उनको ऐसा लगता है कि ये ओमिक्रॉन का जो इफेक्ट है वो उसके ऊपर वो काबू पा लेंगे, ठीक है। और जैसे उनके वहाँ पे बूस्टर डोजेस, उनके वहाँ पे मेडिसिन जो है फाइजर और दूसरी जो मेडिसिन है, जो थेरेप्यूटिक सोल्यूशंस हैं इन्फेक्शन के, वो सामने आ गए। और ये भी नहीं हमें बोलना चाहिए सोनू कि उनके जॉब्स मार्केट काफी बढ़िया नंबर्स आए, तो ये बेसिकली वहाँ पे वेजेस ऊपर गए हैं, लेबर मार्केट थोड़ी सी टाइट भी हुई है, और दूसरे जो इन्फ्लेशन जो है सोनू, विश्व भर एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, और वहाँ पे इस साल आखिर की तरफ चुनाव भी हैं। तो ये सब, इन सब चीजों को देखते हुए शायद इन्फ्लेशन कंट्रोल का जो मुद्दा है वहाँ पे फेडरल रिजर्व शायद थोड़ा सा पीछे है, कई लोगों का मानना है। तो वो शायद वो उसको मेकअप करने के लिए शायद वो इस बार, अगर हम पहले सोचते हैं पहले गियर पर गाड़ी चलेगी, तो शायद ये अब दूसरे गियर पर चलेगी। तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया, तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया, छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। आपने अभी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की बात की थी और आपने कहा कि पॉजिटिव एक सेंटिमेंट कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के कारण भी हो सकता है। सो आपको लगता है कि सभी जो सेक्टर्स हैं उनके यूनिफॉर्मली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट्स पॉजिटिव रहेंगे, या खासकर आईटी सेक्टर के? क्योंकि जो एक एनालिसिस आया है उसमें कहा गया है कि निफ्टी 50 कंपनीज जो है उनमें एक्सपेक्टेशन है कि एवरेज रेवेन्यू 12% बढ़ेगा, प्रॉफिट 30% बढ़ेगा। सो आपकी एज एन एक्सपर्ट क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सेक्टोरली? देखिए, जहां जहां आपकी कंज्यूमर डिमांड, मतलब जो प्योर कंजम्पशन प्ले है, मान लीजिए आप FMCG कहेंगे या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कहेंगे, वहां पे आप जरूर थोड़ा सा चैलेंज देखेंगे। ये आपके GDP डेटा से नजर आने लग गया है कि कंजम्पशन का में जो रिबाउंड है वो उस दर्जे में, प्राइवेट कंजम्पशन के बारे में बात कर रहे हैं। पर जहां पे ये सब चीजें नहीं है, जहां पे IT है, जहां पे वो पूरा B2B बिजनेस है या बाहर आपके क्लाइंट्स हैं, वहां पे आप इस चीज को नहीं पाएंगे। और वहां पे इस चीज टाइप के, वहां पे जो जिस टाइप के नंबर्स आपने बोले, शायद उससे अधिक बढ़ोतरी बोथ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन वहां पे ये जरूर पाएंगे। तो ये जो, जैसे कि हम, ये एक ऑलमोस्ट क्लीशे बन चुका है कि करंट सिचुएशन या करंट जो ये पैंडेमिक सिचुएशन है, इसका इम्पैक्ट बड़ा अनइवन रहा है। और ये जो है उसका इम्पैक्ट जो बॉटम लाइन और टॉप लाइन में जो आप देखेंगे वो भी बहुत अनइवन रहेगा। तो मान लीजिए आप अगर एयरलाइन स्टॉक्स या ट्रैवल रिलेटेड जो इश्यूज होंगे, कंपनीज होंगे, वहां पे आप पाएंगे कि वो अभी भी प्रेशर में होंगे। पर जैसे आपने IT स्टॉक्स के बारे में बात की है, कुछ और जगह हैं वहां पे आप उसको
उतना इम्पैक्ट नहीं पाएंगे। कई जगह में क्या होता है, वो लैग के साथ आपको दिखता है ये जो इम्पैक्ट है, या वहां पे रिबाउंड इतना मामला पीछे चल रहा था कि आपको रिजल्ट्स फिर भी ठीक ठाक लगने लग जाएंगे। जैसे रियल एस्टेट में हम देख रहे हैं कि वो इतना पीछे चल रहा था कि अब वो उसमें एक बेनिफिशियल बेस इफेक्ट आ गया है, और पेंट अप डिमांड था, उसका भी बेनिफिट उनको मिल रहा है। तो ये कुछ अलग अलग हिसाब किताब रहेंगे, पर जहां पे भी प्योर कंजम्पशन प्ले है वहां पे आपको शायद प्रेशर दिखे, जैसे एफएमसीजी कंपनीज हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी उस पर आपको दिखे, पर बाकी इलाकों में आपको एक पॉजिटिविटी जरूर नजर आएगी। Udayan, you mentioned about the IT index, even on Money Matters, their quarterly results expected tomorrow. These are bellwether stocks within the index with a strong cash flow in US dollars and the exchange rate benefits that they get. Can you explain to us why the Nifty Metal Index fell by 2%? What's the story there? Is it just a case of profit booking? Arjun, I might not be able to give you the most accurate sort of explanation for it, but a couple of things that could be the cases. I mean, it could be the data that's coming up from user industries, say sort of say China or something like that. If the data is out there, or there has been a run up already, and you know there's a profit booking that you mentioned, and there's a little bit of a pause. So there could be a whole host of factors, because it's a very interesting question, because on a day when the markets have done reasonably well, a metal sort of index going down shows a kind of a slightly risk-off behavior. So typically when the markets are not doing well, that's when it's one of the first areas to not do so well. So obviously there's a sector-specific explanation that should be able to give an explanation for this. और एक हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट कहें कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है बैंकिंग सेक्टर, उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं आप? क्योंकि पिछले साल वो अंडर परफॉर्मर रहा, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में काफी अच्छी तेजी आई है। सो आपको लगता है कि जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं 2 ईयर हाई लेवल्स पर पहुंच गई हैं, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की 6.59%, क्या ये बैंकिंग सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है, या क्या रीजंस दिखाई देते हैं आपको बैंकिंग सेक्टर में उछाल के? देखिए, जैसे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी, तो बैंकिंग सेक्टर नेचुरली उसको फैसिलिटेट करेगी, क्योंकि ये हैंड इन हैंड जाती हैं। तो वो एक बात जरूर है, पर आपके जो क्रेडिट ऑफ टेक है, मान लीजिए अच्छी कंपनीज अगर बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, तो वो आपसे और लोन्स लेगी और अपनी बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करेगी। पर ये कहते हुए ये याद रखना जरूरी है कि आपके कई और टिकट्स हैं, मतलब लोन टिकट्स हैं, या आप कहें कि लोन्स आपने दिए हैं जो मीडियम स्मॉल या दूसरे स्मॉलर एंटिटीज को दिए हैं, वहां पे चैलेंज बरकरार है। तो वहां पे आपको फिर प्रोविजनिंग और राइट ऑफ्स का जो सिलसिला है वो अभी कुछ महीनों या रादर हम कहें कुछ क्वार्टर तक बरकरार रहेगा। पर अगर आप इस सेक्टर को वैसे देखें तो लोगों का ऑब्वियसली मानना है कि जो टफेस्ट चैलेंज है वो पीछे जा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ अपवर्ड मूवमेंट होने वाला है, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए बैंकिंग एक रोल प्ले करेगा। और अगर बैंकिंग का अगर अच्छे परफॉर्मिंग बैंक्स उनके नंबर्स ठीक ठाक हैं, तो फिर आप उसमें इंटरेस्ट दिखा दें। Then very briefly, if you look at the retail participation, millennials are being quoted as being risky buyers in the market. What is their thinking? How are they going about creating their portfolio? Well, Arjun, this is obviously it's a very interesting aspect that's come in. But, Arjun, over a period of time, there have been, when markets do well, you do get legends of new investors. This time it so happened because tech-enabled investing has been facilitated. Therefore, you got these millennials having to come in. But the true challenge, Arjun, would be
when you have less than accommodative monetary policy, and market comes to a place where the risk is evaluated for what it's worth, right? At the moment, it's a low risk sort of environment in that sense. It's been spruced up. The market has been spruced up. So therefore, it will not be a surprise if some of these new investors actually drop off. But if they remain within the market, then of course there will be an important pillar in the market and also influence the market sentiments as well. We'll be heading for a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. बड़े भैया इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। ओमिक्रॉन से रिलेटेड है मेरा अगला क्वेश्चन। सप्लाई चेन्स और कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स को अभी तक कोविड से काफी क्षति पहुंची है, हमने पिछले वेव्स में देखा है। अभी आपको क्या लगता है जो जनवरी टू मार्च क्वार्टर है, क्या वो इस फैक्टर से अफेक्ट होगा? क्योंकि दिसंबर में सर्विसेज का जो PMI है वो 55 वेरी हेल्दी 55.5 पे था, लेकिन निब्री जो है नोम्यूरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स, वो हमने देखा है कि पिछले सप्ताह गिर गया है, 120 से 110 पे आ गया है। सो आपको लगता है कि ये वाला क्वार्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है? बिल्कुल सोनू, क्योंकि अभी हम कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं कहता कि ये करंट जो एक स्पाइक लगा है या अप ट्रेंड है वो पीक में रीच किया है और ये उच्चतम स्तर तक अभी पहुंचा नहीं। तो हम दोनों चीजें उम्मीद कर सकते हैं कि सर्विसेज में एक दिक्कत सी आ सकती है। दूसरी चीज हम जो मुझे लगता है कि आपके जो इनपुट्स हैं उसके सप्लाई में भी डिसरप्शन आ सकते हैं, पर ये उस दर्जे का नहीं होगा जो हम 2020 या 2021 में हमने देखा था, क्योंकि लोगों ने अब सिस्टम्स बनाए कि कैसे उसको अब्जॉर्ब करें और इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहतर है। फिर भी चैलेंज जरूर बना रहेगा और उसके इम्पैक्ट हम अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स में देखेंगे। और करेंसी पर एक सवाल, आज 74 के लेवल से नीचे आ गया है, 73 रुपीज 91 पैसे पर डॉलर। आपको लगता है कि ये जो स्ट्रेंथ आ रही है रुपए में, ये भी सूचक है एक पॉजिटिविटी की? वो तो आज जैसे अर्जुन ने बताया कि नेट बायर्स हैं, और जब आप देखेंगे ये कोरिलेशन है कि जब इनवर्ट इनफ्लोज आते हैं तो रुपये में एक अपवर्ड मूवमेंट से जरूर आता है। दूसरा जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है अमूमन वो आपके तेल के दाम है। पर मुझे लगता है कि ये जो इनवर्ड फ्लोज आए हैं जिनके बारे में अर्जुन जिक्र कर रहे थे, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जी, अब चर्चा को बढ़ाएंगे आगे, लेकिन पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं। एशियाई शेयर बाजार और अमरीकी डॉलर आज दिशा ढूंढते दिखे। निवेशकों को सेनेट बैंकिंग समिति के समक्ष अमरीकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के आने का इंतजार था, ताकि उन्हें ये संकेत मिल सकें कि मौद्रिक नीति को लेकर कड़े कदम कब उठाए जाएंगे। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.6% की बढ़त में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी दोनों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। जापान के निकेई में 0.9% की गिरावट दर्ज हुई और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.7% के नुकसान में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां बढ़त का रुख था। लंदन का फुटसी 0.7% की बढ़त पर था। फ्रांस के कैक में 1.3% की तेजी थी और जर्मनी का डैक्स 1.1% की वृद्धि पर था।
Moving on to the U.S. stock market, Wall Street's main indices fell yesterday as heavyweight technology stocks dropped on expectations of a sooner-than-expected rate hike that pushed U.S. Treasury yields to fresh two-year highs. However, the Nasdaq Composite Index ended almost flat. The Dow Jones Industrial Average fell 0.5%, and the S&P 500 slipped 0.1%. Udayan, what is the likely discount rate, or the repo rate as we call it here when the RBI announces it, which will make the borrowing more expensive in America? So what's going to be the discount rate in your estimate? It will be a brave person who will be able to, make a comment on that. But yeah, RBI obviously is going to be keeping its eyes on the Federal Reserve and Bank of England kind of their announcement and their trajectory. And depending on that, they'll adjust it. Of course, in between there'll be the budget, and they'll have plenty of information with which they'll be able to work upon. Of course, the key part, Arjun, would be to make sure that you don't spoil the sentiments of the recovery that's going on, and it's going on pretty well. So you wouldn't want to disturb that. So whatever you do, you'll want to make sure that banks continue to play a facilitative sort of a role in the economic sort of rebound. इस संदर्भ में आईएमएफ ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है। उन्होंने कहा है कि इमर्जिंग मार्केट्स को तैयार रहना चाहिए फेड की टाइटनिंग के लिए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं जो रेट्स बढ़ा रहे हैं इन्फ्लेशन से जूझने के लिए, उन्हें क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए कि प्राइस स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। सो आपको लगता है कि अगर कम्युनिकेशन क्लियर होती है कोलैबोरेटिव वे में, तो शायद मार्केट्स उतनी रैटल नहीं होंगी? नहीं, वो तो ऑलरेडी चारों तरफ आप सारे के सारे सेंट्रल बैंक से अगर देखें, फेडरल रिजर्व के साथ शुरुआत करके हमारे भारत में आरबीआई के साथ भी, वो उनको बहुत ही क्लियर कट गाइडेंस दे रहे हैं, समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंड वहां से जो उनकी कमेंट्री है उससे काफी कुछ क्लूज मिल रहा है। और तो मुझे लगता है कि वो जो हमने 2013 में एक टेपर टैंट्रम देखा था, वो उसका खतरा मुझे नजर नहीं आता है। पर हाँ, जब अनाउंसमेंट्स होंगी तो मार्केट रिएक्ट जरूर करेगा, क्योंकि लोगों के अपने पोजीशंस होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसमें एडजस्टमेंट करनी होती है। पर वो कुछ दिन या कुछ सत्रों के बाद वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। Let's have a look at the oil market now. Oil rose to around $82 a barrel, supported by tight supply and hopes that rising coronavirus cases and the spread of Omicron variant will not derail a global demand recovery. In intraday trade, Brent crude was trading around $82 per barrel, while WTI crude prices were at $79.40 per barrel. Udayan, do you expect backwardation in commodity prices where the futures market would be priced lower than the spot market, where demand right now is high, but it may come down in the future? Well, Arjun, I'm not expecting huge sort of adjustments in demand. Maybe there would be a little bit of a disruption here and there, but overall, everybody is expecting the trajectory to continue. The question is whether it's going to be enough or not. The whole issue is that there's a certain demand that's coming back into the scene, and whether the supply is going to meet up that demand or not. So I'm not expecting that this kind of an adjustment. जी, चलते हैं कीमती धातुओं की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाला सोना 70 रुपए की बढ़त से 47,525 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 160 रुपए की वृद्धि से 60,830 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त दर्ज करता हुआ $1,805.10 प्रति आउंस पर था, और चांदी भी बढ़त दर्ज करती हुई $22.60 प्रति आउंस पर थी। समय समाप्त हो रहा है, हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उदयन, आपका शामिल होने के लिए। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. The domestic stocks log modest gains amid mixed global cues. Sensex closes above the 60,600 point level. Nifty above the 18,000 level. Rupee appreciates to deal below 74 rupees per US dollar mark. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। Market Mantra